एनडीए एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कट ऑफ क्लियर करने का। और मैंने देखा है, मैंने शॉर्ट्स में कराया भी है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शॉर्ट्स आप देख सकते हो जाके, कि कैसे आप विद इन मिनट्स कुछ क्वेश्चन हर साल ऐसे पूछे ही जाते हैं जो सॉल्व कर सकते हो। 2025 सेट ए जो पिछला पेपर हुआ है उसके मैं 30 क्वेश्चन ले रहा हूं, उनको ट्राई करूंगा क्या 30 मिनट में पॉसिबल है। डिस्क्लेमर मैं पहले ही लगाए दे रहा हूं कि यहां पे सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना अलग होता है, दोनों प्रेशर सिचुएशंस अलग होती हैं। लेकिन जो दूसरी बात मैं बोलूंगा वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वही फॉर्मूले और वही कॉन्सेप्ट आप वहां भी लगाओगे, मैं यहां भी लगा रहा हूं। तो करते हैं, हो सकता है वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसको ट्राई करते हैं और इस सीरीज को करते हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप पूरी सीरीज देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, इसको करेंगे कैसे। बोला है वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स दी अदर। एक्सीड मतलब एक दूसरे से ज्यादा है, यानी दोनों में डिफरेंस है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा है 2√3। तो के की वैल्यू पूछ रहा है। अब तुम्हें खट से बात पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए होता है, प्लस माइनस। ए की वैल्यू 1 है, तो यहां से सीधे सीधे डी की वैल्यू 2√3 आ रही, यानी स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू 2√3 आ रही। अब इसको सॉल्व नहीं करोगे, थोड़ा सा माइंड लगाओगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन रखोगे, के की जगह क्या वैल्यू रखोगे कि डी की वैल्यू 2√3 आ जाए, रूट डी की वैल्यू। तो 6 पुट करके देखोगे, ये 20 की वैल्यू है, तो जैसे ही 6 पुट करोगे तो माइनस के की जगह 6 पुट करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इन 36 और माइनस 24, ये आ जाएगा 12 और ये 2√3। बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 वैल्यू के लिए ये करेक्ट तुम्हारा मिल रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इतने से अप्रोच से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं और सिंपल सा x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, तो इसको सॉल्व करने लगोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा इसका मेथड क्या है कि x और y की कोई वैल्यू कंसीडर करके देखो जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। मैंने सपोज लिया 5 और -5, ये ऐसे ही रैंडम नहीं लिया, थोड़ा देख के लेना पड़ेगा इसमें। आप और भी वैल्यू 10 और -10 भी ले सकते हो, और कोई और भी सेटिस्फाई कर सकती है। अभी फिलहाल मेरे माइंड में यही आया, ये वैल्यू मैंने सेटिस्फाई करके दिखाया, तो इसमें 4 और -4 आ जा रहा है। अब बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस वाई यानी 5 प्लस -5, तो ये 0 आ जाएगा, यही आंसर होगा, इसको टिक कर देंगे, बस क्वेश्चन हमारा हो गया। ये मैंने शॉर्ट्स में भी सॉल्व कराया, आप देख भी लोगे जाके। नेक्स्ट है कि 5th 7th एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपी। जो क्वेश्चन बोलता जाओ करते जाओ। मैथ्स की ब्यूटी यही है कि तुम्हें जो बोले वो करना है। 5th टर्म लिख लोगे a प्लस 4d, 7th टर्म लिख लोगे a प्लस 6d। अगर ये भी नहीं लिख पा रहे हो, थोड़ा सा फॉर्मूले पे काम करने की जरूरत है तुम्हें, करोगे जाके। और 13th टर्म a प्लस 12d। ये ऐसे एपी के टर्म्स लिखे जाते हैं। अब बोला है तीनों जीपी में है, तो जीपी की कंडीशन लिख लोगे खट से। अगर ये भी नहीं पता है तो तुम्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। जीपी में मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर, a प्लस 6d का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 4d एंड a प्लस 12d। ये कर लोगे। अब ये सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा स्क्वायर और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है। ये 36d स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 12ad, और इधर भी वैसे ही होगा, a स्क्वायर प्लस 12d और ये हो जाएगा 4ad और प्लस ये 48d स्क्वायर। इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -3d। ये कुछ ऐसा सॉल्व होके आएगा। और यहाँ पे वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, सिंपल सा इसमें देख रहे हो तुम। पूछ रहा है d अपॉन a, यानी फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी a अपॉन d का रेशियो क्या है, -3। यही ऑप्शन आपका मुस्कुरा रहा है बैठा, ए ऑप्शन -3। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, काफी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ये लगाओगे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 0 दे रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों 0 हों, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ए बी सी की इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा 1 1 1 आइडेंटिकल आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और इसकी वैल्यू 0 होती है। बस इतने से क्वेश्चन आपका हो जा रहा था। इससे ज़्यादा आप लगाओगे तो आप अपना 8-10 मिनट नुकसान भी करोगे और आंसर भी नहीं निकले, कोई गारंटी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन सामने लिखा है, इसको अप्रोच कैसे करोगे, इस इक्वेशन का यूज करोगे, मैथमेटिक्स यही कहती है, और जो तुम्हें पूछा जा रहा है वो मिल जाएगा। कैसे यूज करोगे, x से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 0।
यहाँ से तुम्हें मिल गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। इसका यूज कैसे करोगे, इसमें तो माइनस है तो वैल्यू निकाल लोगे। वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वही पुरानी जो 6-7 क्लास में हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं अलजेब्रिक, उनका यूज करोगे। ए प्लस वी का होल स्क्वायर, ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आराम से आपकी निकल आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -3, यानी यहाँ से तुमको मिल जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये -3 वैल्यू मिल जाएगी। यानी स्क्वायर की वैल्यू -3 मिल गई, तो स्क्वायर पहले लिख रखा है -3 हो जाएगा, 4 लिख रखा है तो -3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा, और उसका करोगे तो 81 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे ये निकल आएगा 87। बस इतने अप्रोच से क्वेश्चन हो जा रहा था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। इससे ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हो तो क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे, अदर क्वेश्चंस का भी नुकसान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए बेटा, रिजल्ट ही होता है। एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू 0 होता है। ये सीधे आपको पेन का यूज भी नहीं करना था और गोला रंग देना था, तो ये 0 ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन विच हैज 20 डायगोनल्स। अब इसका फार्मूला आपको पता है कि डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन है देखते देखते हो जाएगा। n(n-3)/2 ये डायगोनल का फार्मूला होता है। दे कितना रखा है 20, यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो n-8 और n+5 ये दो फैक्टर बन जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब ये निगेटिव पॉसिबल नहीं है तो n इक्वल टू 8 आ जाएगा। बस इतना सा तुम्हें सॉल्व करना था और आंसर तुम्हारे सामने ये मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखते करते कैसे। तुम्हें पता होना चाहिए, तुमसे पूछ रहा है गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो ये मैट्रिसेस दे दिया, दूसरा बोला है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तुम्हें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि उसका और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां से तुम्हें ये पता है और पूछ ये रहा है, इसकी हेल्प कैसे लोगे। ये तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, किसका, ये रो पलटोगे तो वही आ रहा है। तो इसका मतलब A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ए ट्रांसपोज की जगह A इक्वल टू आई, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसमें देखो कितनी कम कैलकुलेशन थी, लेकिन तुम्हें दो बातें पता होनी चाहिए थी। एक तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन, और दूसरी इसको देख के पहचानना कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन। क्वेश्चन आपका हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी ऑप्शन दे रखा है, टिक कर दोगे, क्वेश्चन आगे बढ़ जाओगे। इस पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैंने तुम्हें सॉल्व भी कराया है, शॉर्ट्स में भी कराया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम इसकी जगह पे साइन अल्फा -90 लिखा है तो -90 माइनस अल्फा लिख लेंगे, तो साइन अल्फा और ये लिख जाएगा प्लस कॉस अल्फा। तुम्हारे सामने ये मिल गया रिजल्ट। अब ये मॉड में लिखा है, एक कॉमन सेंस बेटा लगाओ कि मॉड में लिखी हुई कोई भी चीज मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 0 होती है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें ए ऑप्शन टिक कर देना है इस स्टेप के बाद। ये 0 आ गया। सेकेंड में पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए इसको √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा साइन ये अल्फा प्लस 45, ये बन गया। अब ये √2 लिखा है और ये साइन लिखा है। ये मैक्सिमम कब होता है, इसकी साइन समथिंग की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो ये √2 मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है। इतनी आसानी से दोनों क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तुम्हें केवल और केवल यही अप्रोच इसमें लगाना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतने अप्रोच से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो इस पे दो क्वेश्चन है और अल्फा बोल रखा है कि 90 और 0 के बीच में है, तो हमें सॉल्व करना है। हमने तुम्हें एक शॉर्ट में भी इसको सॉल्व कराया और अप्रोच इसका बताया है कि अगर तुम ये सोचने में पॉसिबल हो पाओ कि एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेके देखते हैं जिसमें अल्फा हमारा ये 90 डिग्री से लेस होगा, इसमें सोचो कि सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4, 5 का, यानी ये वैल्यू तुम्हारी 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई। साइन अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करो, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करो, क्या 2 मिल रहा है। जैसे साइन अल्फा की वैल्यू इसमें 3/4 तुम्हें नजर आ रही है
और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी नजर आ रही है 4/5। इसमें पुट करोगे क्वाइट ऑब्वियस है 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। पूछा है tan अल्फा, तो tan अल्फा भी इस ट्राइंगल से निकाल लोगे, tan अल्फा आ जाएगा देखते ही देखते तुम्हारा 3/4। बस क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें देखो तुम्हारे सामने लिख रखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 2 sin 2 अल्फा लिख रखा है, तो यहाँ पे इसको सिंपल कर लोगे, लिख लोगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 2 पहले से चल रहा है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा की जगह लिख लोगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और जो पहले ये वैल्यू निकाल चुके हो ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तुम्हारा आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। 5 और 4/5 प्लस 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर -1। ये कोई तुक्का ट्रिक नहीं है, प्रॉपर लॉजिक है। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा 11/5 या बी ऑप्शन इसमें भी मुस्कुरा रहा है, हो गया। तुम्हें ये अप्रोच सिंपल सा इसमें फॉलो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, बोला है कि k इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो k जो इसका रूट है वो पॉजिटिव ही होगा, हमें इतना पता है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं tan इनवर्स k, और k अगर पॉजिटिव है तो ये लिख जाएगा cot इनवर्स k। ये एक आइडेंटिटी होती है, पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू π/2 होती है। बस क्वेश्चन इतना ही था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डी ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको टिक कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स हाफ इक्वल टू π/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स है, प्लस tan इनवर्स v का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस k/2 इक्वल टू π/4। इनवर्स उधर चला जाएगा, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप एलसीएम ले लोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है 2k प्लस 1, 2 नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस k। ये सॉल्व होके आपको दे देगा k इक्वल टू 1/3। इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था और आपको 2-3-4 स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है एग्जाम हॉल में। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, वो भी छोटे छोटे स्टेप आपको लगाना है। ये क्वेश्चन 1/3 इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, 51 क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन द लाइंस, ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है। ये लाइन बोल रहा है किस कंडीशन में परपेंडिकुलर होती हैं। तो दोनों का स्लोप जब -1 देता है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस टाइम माइनस m अपॉन n स्क्वायर। ये -1 होता है अगर लाइन परपेंडिकुलर है। इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू क्या तुम्हें नजर आ रही है कि -1 अपॉन mn इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, mn इक्वल टू 1 यानी mn -1 इक्वल टू 0। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन हो जा रहा है। ए ऑप्शन आपके सामने मुस्कुरा रहा है, इसको टिक कर दोगे। इससे ज़्यादा अगर टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब आप अदर क्वेश्चन भी नुकसान करोगे और आपका कहीं ना कहीं अप्रोच भी सही नहीं है। इसमें कुछ नहीं लगाना था, 2 लाइन दिया है, बोला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में यही करना होता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है तुम वही काम करो। बहुत बच्चे ऐसे ही होंगे, पता ही नहीं होगा कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती, तो फिर तैयारी अभी और लंबी करनी पड़ेगी तुम्हें। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, 2D का क्वेश्चन है। ऐसे देखने में तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन इसको हम स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी सर्कल की डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। अब इसमें कौन सा सर्कल तुम्हें जिसकी रेडियस 5 नजर आ रही, पहला तो ये कट कर दोगे, इसकी रेडियस 5 है ही नहीं, 1 है। ये कट कर दोगे, इसकी रेडियस 10 है, और इससे कैलकुलेट करोगे तो इससे रेडियस 10 नहीं कैलकुलेट होके आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 23, ये 5 रेडियस नहीं आएगी, ये भी कट हो गया। सिंगल सा ऑप्शन बचा, मुस्कुरा रहा है, इसी को टिक कर दोगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। इतने से अप्रोच से सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं, ये छोटा सा तुमने फिगर बनाया या माइंड में कंसीडर कर लिया और क्वेश्चन आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी देखो लेंदी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, लेकिन एक सिंपल सा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² इक्वल टू 4x, इस पे एक टेंजेंट है। टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2/y, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये स्लोप, इस पे टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप पैराबोला की ये निकल के आए,
ये है कितना 45 डिग्री एंगल बना रही टेंजेंट। तो tan 45 की वैल्यू 1 यानी dy dx की वैल्यू 1/2/y, y इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो किस कोऑर्डिनेट में y इक्वल टू 2 है, तो डी ऑप्शन में y इक्वल टू 2 है, इसी को टिक कर दोगे। इतने अप्रोच से क्वेश्चन हो जा रहा है। समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख लेना कि हमने पैराबोला की इक्वेशन लगी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करोगे किसी कर्व को तो उस पे जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो सारी टेंजेंट की वैल्यू दे देगी, और एक वैल्यू दे भी रखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू जैसे मिल गई x की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि y की यूनिक वैल्यू दे रखी है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने लिख रखा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला दिस वन। सबसे पहला काम तो इसको सही करके लिख लोगे, यानी x² माइनस y²/3 इक्वल टू 1। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम्हें सिंपल सा पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू ए होता है, और ये वैल्यू कितनी होती है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तुम्हें 3 नजर आ रही, e की वैल्यू कितनी होती है 1 + b²/a² यानी 3/9। ये कैलकुलेट करोगे, ये 4√3 तुम्हें कैलकुलेशन मिल जाएगा। 9 नीचे, 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 है, 12 आ जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा। 4√3 देखो कोई ऑप्शन देख रहा है, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल इतने अप्रोच से कि इसको सही करके लिखना है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a होगा। a की वैल्यू पता है 3 है, और e की वैल्यू ऐसे करके 1 + b² यानी v²/a²। बस कैलकुलेशन सिंपल सी करनी है और क्वेश्चन तुम्हारा हो जा रहा है। बस इसमें इतना ही तुम्हें टाइम देना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज 3 sin α, 5 cos α। तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है इलिप्स की। सिंपल था, इसमें a की वैल्यू तुम्हें मुस्कुराती हुई नजर आ रही 3 और b की वैल्यू 5। अब पूछा है e की वैल्यू, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो पता कर लो, e इक्वल टू 1 - a²/b²। बस इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगी 1 - a² यानी 9/25। ये आ जाएगा 4/5। 4/5 बी ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सी कैलकुलेशन से तुम्हारा क्वेश्चन हो जा रहा था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। बोला है कि ए बी सी वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, तो सबसे पहले ए बी लेंथ निकाल लोगे, यानी b - a करोगे तो -2 - 1 1 आ जाएगा, और 5 - 2 3 आ जाएगा, और -2 और माइनस का -1 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ये बी ए आ गया। बी ए की लेंथ निकालने के लिए इसका मॉड निकाल लोगे तो आ जाएगा √1 + 9 + 1, ये √11 आ गई। ऐसे ही बी सी निकाल लोगे और उसका मैग्नीट्यूड, तो बी सी कितना निकल आएगा, बी सी निकल आएगी तुम्हारी 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, 4 - 5 -1 आ जाएगा, -3 और प्लस का 2 तो -1 आ जाएगा। √4 + 1 + 1 √6 आ जाएगा। एरिया होता है L × B, √11 × √6, ये सीधे सीधे आ जाएगा √66। ये सी ऑप्शन दे रखा, आंसर टिक कर दोगे। शॉर्ट्स में मैंने एक दूसरे मेथड से बताया है, वो जाके देख भी सकते हो, वो भी एक मेथड है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 1, 1 से पास होने वाला इसमें कौन सा प्लेन है, तो सेटिस्फाई करोगे आप, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये नहीं करेगा, तो ये काम नहीं आया। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है। बोल रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि एक प्लेन के लाइन परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो 3:1 है। हमें पता है कि अगर प्लेन की इक्वेशन ax + by + cz टाइप से है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होती हैं, प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, नॉर्मल होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसमें A3 है, B2 है और C1 है। देख लो, बी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। इतना इसमें करना था, इतने एफर्ट से क्वेश्चन तुम्हारा हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड ए क्रॉस बी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मॉडल लोगे तो हमेशा 1 आता है, इतना ध्यान रखना। व्हाट इज द ए डॉट वी। अब आपको इसमें करना क्या है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ पे कर लोगे, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। मॉड ले लोगे तो सब कुछ मॉड में हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मॉड, क्योंकि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 हो जाएगा। ए भी की यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड भी 1 हो जाएगा। साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यानी थीटा 90। थीटा 90 मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर तो ए डॉट वी 0।
पर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हमें यहां से पता लग गया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट वी की वैल्यू हम ऐसे ही बता देंगे, 0 हो जाएगी। इतने अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। इसके बाद देखेंगे, ये भी मैंने क्वेश्चन शॉर्ट्स में सॉल्व कराया है। क्वेश्चन काफ़ी थ्योरेटिकल है, लिख रखा है, लेकिन अपना सिंपल सा हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम इसको पीछे भी सॉल्व करके आए हैं। कर्व दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा और आ जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। तो ये स्लोप आ गया। स्लोप कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये देखो बोला है, तो 4 इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये 4x प्लस सी आ जाएगा और एफ डैश एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, हम कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो कर्व तुम्हें मिला है ये ओरिजिन से पास हो रहा, मतलब 0 0, एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0 रखोगे तो सी 0 आ जाएगा। सी 0 आ गया, तुम्हें वाई इक्वल टू 4x कर्व मिल गया। दोनों क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारे सामने दिख रही है, किस पॉइंट से पास होगी, 1, 4 से पास हो रही है, यानी 1 और 4 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसमें हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, y इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये y इक्वल टू 4x है। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। तो ये 4 है और ये तुम्हें हाइट निकालनी है, तो उसका एरिया निकाल लोगे। इसमें 4 पुट करोगे तो ये 16 आ जाएगा y इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना है 4। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट 16 हो गई। एरिया कैलकुलेट होके आ गया 1/2 4 इंटू 16, तो एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा 32। इतने से अप्रोच से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। इसको आराम से एक बार फिर से देख लेना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पैराबोला भी वाला मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बताया था। इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। ये सिंपल सा अप्रोच था। क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन इससे हो जा रहे थे। ये क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट्स में सॉल्व आपको कराया है, कि बोल रहा है कि ये वैल्यूज आपके सामने, उसमें 2 क्वेश्चन करने को है और आसानी से दोनों क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। खास बात ये है, करना क्या है कि f2 की वैल्यू तुम्हें 3 दे रखी है, f2 इक्वल टू 3। जैसे इसमें 1 1 पुट करोगे तो f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y इक्वल टू 2। तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 पुट करोगे तो f2 की वैल्यू आ जाएगी, f2 इक्वल टू f4 कुछ ऐसा आ जाएगा अपॉन f2। f2 की वैल्यू में पहले से पता है 3, तो जैसे ही f4 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 9। हमें ये चीज़ें मिल गई। f4 की वैल्यू क्यों निकालने, क्योंकि देखो f4 यहाँ पूछा गया है, f1 भी पूछा गया, तो एक तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होके ऐसे ही आ गया। f1 1 दे रखा है, f4 9 दे रखा है, तो टिक कर दोगे, सी ऑप्शन हो गया। अब हमें 16 लाना है यहाँ पे किसी तरीके से, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, जैसे 16 आ जाए तो x की वैल्यू 16 पुट करोगे, x इक्वल टू 16, और y इक्वल टू क्या पुट करोगे 4। इसमें पुट करोगे दोनों वैल्यू तो आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, f4 इक्वल टू f16 अपॉन f4। अब f4 की वैल्यू पहले ही निकाल के आ चुके हो, कितनी आई है 9, तो 9 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्वल टू f16। ये 81 आ गया। बस इतना ही सॉल्व करना था, क्वेश्चन हो जा रहे थे। इतने आसान है दोनों क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं यूज हो रहा, केवल कॉमन सेंस की चीजें यूज हो रही कि हम इसमें पुट करके देख रहे हैं और क्वेश्चन हमारे 2 सॉल्व हो जा रहे हैं। फिर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस। ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा अगर आए तो तुम्हारे माइंड में फंक्शन क्लिक करना चाहिए और कुछ वैल्यूज भी पुट करके तुम्हें देखनी पड़ेंगी। f5 इक्वल टू 10 दे रखा है। तुम्हें सिंपल सा मसला क्या आता है कि f x और y की जगह 1 1 पुट करके देखो, तो यहाँ पे f1 इक्वल टू f2, यानी 2 वैल्यूज पे फंक्शन बराबर आ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये फंक्शन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज किसी भी 2 वैल्यूज पे, क्योंकि फंक्शन अगर कांस्टेंट है इक्वल टू 4 सपोज दैट है, तो अब x की कोई भी वैल्यू रखोगे 4 ही देता रहेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि f1 इक्वल टू f2 है, तो इसका मतलब है फंक्शन 2 वैल्यूज पे सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट है। इतने से आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जा रहा। वास्तव में f5 इक्वल टू 10 दे रखा है, तो इसी टाइप का कुछ फंक्शन होगा। आप यहाँ पे f1 पुट करोगे तब भी 10 आएगा, f0 पुट करोगे तब भी 10 आएगा, कुछ भी पुट करो 10 ही आएगा। तो क्वेश्चन दोनों आपके हो गए। f0 मतलब 10 ही आएगा, तो आप पुट करोगे d, f20 10 आएगा, f-20 भी 10 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो 10 + 10 20। बस दोनों क्वेश्चन आपके इतनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं अगर इस सिंपल सा आप सोच पा रहे हो।
फिर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के दो क्वेश्चन हैं, हमने आपको सॉल्व कराए हैं, इसका मेथड भी बताया है कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और ये दे रखा है। तो इसमें हमने बताया क्या था कि आप लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करोगे यानी स्क्वायर में, और अपर लिमिट पुट करोगे, √2 पुट करोगे तो ये 2 देगा, और √3 पुट करोगे तो 3 देगा, यानी 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं बच रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व होके आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। √2 √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2dx। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और टाइम लगेगा। इसका हो जाएगा 2x और ये √3 ऊपर, √2 माइनस, इसमें लिमिट पुट करोगे तो 2 √3 माइनस √2। कोई ऑप्शन एक मुस्कुरा रहा होगा बैठा, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक कर दोगे। अब थोड़ा सा सेकेंड पार्ट लेंदी है, लेकिन कर हम इसको भी लेंगे क्योंकि एक पार्ट कर चुके हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? √2 और यहाँ पे 2 दे रखा है। तुम्हारा फंक्शन कितना था? x²। अब इसमें लोअर लिमिट पुट करोगे x² तो 2 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 आ जा रहा, यानी बीच में एक इंटीजर छूट रहा है। कौन सा छूट रहा? 3 लाने के लिए क्या करोगे? इसको पार्ट में ब्रेक करोगे, जैसा हम इंटीग्रेशन ब्रेक करते हैं। ये √3 हो जाएगा और क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा, dx प्लस ये √3 से तुम 2 की जगह √4 लिख सकते हो। अब आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वही फंक्शन चलता रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये हटाओ। ये हटाने का तरीका मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ कि पहले लोअर लिमिट रखोगे तो ये 2 वैल्यू दे देगा, अपर लिमिट रखोगे तो 3 वैल्यू। 2 और 3 के वैल्यू बीच की वैल्यू 2 आएगी हमेशा, तो इसको कट करके यहाँ पे 2 लिख लेंगे। सेम काम यहाँ पे करना है कि √3 यहाँ पे रखोगे तो ये 3 दे देगा, और 4 रखोगे तो 4 दे देगा। 3 और 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 3 देगा, तो इसकी जगह कट करके 3 लिखोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 √3 माइनस √2 लिख लोगे, यहाँ पे 3 √4 माइनस √3 लिख लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इतने से एफर्ट से ये 30 क्वेश्चन मैंने ऐसे इस पेपर में देखे जो आप आसानी से, अगर अप्रोच आपका सही होता तो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 25-24 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है, आप आसानी से कट ऑफ को पूरा कर लेते। भले ही आपको 45 मिनट 50 मिनट लगता, लेकिन ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए थे और यही स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना चाहिए था। आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी और आपकी हेल्प होती रहेगी। जय हिंद।